हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग वेरियस कंपोनेंट्स देखेंगे सीपीयू के। व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, मतलब बेसिकली देखा जाए तो हम लोग समझने वाले हैं कि सीपीयू के अंदर क्या कुछ होता है ना। अगर मैं देखता हूँ एज ए सीपीयू एज ए ब्लैक बॉक्स, तो अगर मैं इसको जूम इन करूँ, थोड़ा सा बड़ा करूँ और आपको दिखाऊं कि सीपीयू में एग्जैक्टली क्या कुछ होता है, वो हम लोग अब देखने वाले हैं। तो देखो बेटा, सबसे बेसिक काम सीपीयू का क्या होगा? ऑफ कोर्स ये सबको पता होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा कुछ हम करवाते हैं सीपीयू के थ्रू। तो ये एक स्पेशल कंपोनेंट होता है सीपीयू का जो ये काम करता है, जिसको हम बोलते हैं एएलयू, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को से ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर है जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब कुछ कर सकता है। अच्छा, तो ऑफ कोर्स अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई जो भी कुछ करना है, तो ऑफ कोर्स वही जैसे मैं बोल रहा हूँ, दो नंबर्स को करना है, तो मतलब दो नंबर्स आपको चाहिए, है ना, मतलब इनपुट्स चाहिए। तो ऑफ कोर्स वी नीड टू इनपुट्स टू एएलयू। ठीक है, अब ये इनपुट कहाँ से आते हैं, क्या होता है, वो सब आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट होता है। और लेट मी टेल यू, मैं जो आपको सीपीयू बना करके दिखा रहा हूँ, दैट इज हाइपोथेटिकल सीपीयू, है ना। अपनी वो यू कैन से एक बेसिक इमेजिनेशन से एक बिल्कुल सिंपल सा सीपीयू मैं बना के दिखा रहा हूँ। मैं कोई पर्टिकुलर इंटेल का सीपीयू या कुछ ऐसा नहीं दिखाने वाला, क्योंकि दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर गेट। इतना डिटेल में हमारे को जाना भी नहीं है, हम एक बिल्कुल हाइपोथेटिकल सीपीयू बनाएंगे। और ये एग्जैक्टली नहीं, लेकिन मिलता जुलता होगा हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर से। ऑफ कोर्स पहले गेट के सिलेबस में 8085 और 8086 दोनों माइक्रो प्रोसेसर होते थे, तो ऑफ कोर्स उस पे क्वेश्चंस भी बहुत आते थे। लेकिन अब ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर्स हमारे गेट के सिलेबस से हटा दिए गए हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं और शुद्ध हिंदी में बोल तो घिसे पिटे पुरानी चीजें हैं ये, तो ऑफ कोर्स इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमारे को बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी है, मतलब इन द सेंस कोई पर्टिकुलर सीपीयू के बारे में डिटेल स्टडी नहीं करनी है ना। कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर को समझना, वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में था, कोई पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल स्टडी हमने नहीं करनी। हाँ, जहां जरूरत पड़ती थी मैं यूनिक्स का एग्जांपल ले लेता था, विंडोज का एग्जांपल ले लेता था। ऐसे यहाँ पे जहां जरूरत पड़ेगी वहां कई बार 8085 या कई बार 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात कर लूंगा, लेकिन पूरी डिटेल इनकी नहीं करनी है। और जो मैं अभी आपके सामने सीपीयू का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वो ज्यादातर 8085 से मिलता जुलता होगा। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो एएलयू को ऑफ कोर्स दो इनपुट चाहिए। तो एक इनपुट होता है हमारे पास, एक स्पेशल रजिस्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर, उससे आता है। ठीक है, वन ऑफ द इनपुट इज फ्रॉम स्पेशल रजिस्टर नोन एज एक्यूमुलेटर। और जो दूसरा रजिस्टर है जो जहां से इनपुट आएगा एलयू के अंदर, दैट इज नोन एज डेटा रजिस्टर, जिसको आप टेम्परेरी रजिस्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो दीज टू रजिस्टर्स के थ्रू, इन दोनों रजिस्टर के थ्रू हम एएलयू के अंदर डेटा डालेंगे और यू कैन से इनपुट करवाएंगे। और ऑफ कोर्स एएलयू आउटपुट भी जनरेट करके हमारे को देगा। वो कहाँ जाएगा, क्या होगा, वो अभी देख लेंगे। तो मतलब अभी फिलहाल हमने तीन कंपोनेंट सीपीयू के पहचान लिए हैं, एक एएलयू हो गया, एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर एक्यूमुलेटर, और एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर दैट इज डेटा रजिस्टर। मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं बेटा, वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है जनरल पर्पस रजिस्टर और एक होता है बेटा स्पेशल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर क्या है, जो हम मतलब जनरल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, नाम से समझो। तो जैसे दो नंबर्स को ऐड करना है, तो एक नंबर जैसे मेमोरी में रखे हुए हैं, है ना। जैसे मैं लिखता हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो x को उठा करके, ये मेमोरी लोकेशन है, तो उसको उठा करके एक टेम्परेरी रजिस्टर R1 में ले आऊंगा। y को उठा करके मैं एक टेम्परेरी रजिस्टर R2 में ले आऊंगा, है ना। दोनों को ऐड कर लेंगे और रिजल्ट एक टेम्परेरी रजिस्टर R3 में ले आएंगे। और फिर R3 को उठा करके z लोकेशन पे मैं स्टोर करवा दूंगा मेमोरी में, है ना। तो ये सारा काम हम जनरल रजिस्टर के थ्रू कर रहे हैं, और सो कॉल्ड टेम्परेरी रजिस्टर्स जिनको हम कह सकते हैं, और टेम्परेरी वेरिएबल्स। अब जैसे अगर आपने मेरे से ये कंपाइलर डिजाइन अगर पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड सो ऑन, मैं वहाँ पे ये सब चीजें डिस्कस करता था। तो जो भी टेम्परेरी वेरिएबल्स हैं, आप समझ सकते हैं रफली वो रजिस्टर में है। ठीक है, और इनफैक्ट जैसे हम आपको रजिस्टर स्टोरेज क्लास भी मैंने पढ़ा रखी है सी लैंग्वेज में, है ना। मैं वहाँ पे बताता था आपको कि जैसे जो भी कोई वेरिएबल है जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, आप उसको रजिस्टर में स्टोर कर सकते हो। जैसे हमने लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू से 1000 एंड आई प्लस प्लस, तो 1000 बारी आई यूज होगा, उसमें इंक्रीमेंट होगा, कंपैरिजन होगा एंड सो, तो फिर हम इस आई को रजिस्टर में डाल सकते हैं ताकि हम काम थोड़ा सा स्पीड अप कर सके। तो वही है जनरल पर्पस रजिस्टर्स।
ठीक है। अच्छा, स्पेशल पर्पस रजिस्टर नाम से समझ में आता होगा, ये कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो मैंने दो स्पेसिफिक रजिस्टर्स आपको दिखा दिए और स्पेशल पर्पस रजिस्टर दिखा दिए। एक है हमारे पास एक्यूमुलेटर और दूसरा है हमारे पास डेटा रजिस्टर। अगर आपको थोड़ा सा 8085 का आइडिया हो तो एएलयू का जो रिजल्ट आता है वो एक्यूमुलेटर के अंदर ही आता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा जैसे आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो 8085 में क्या होता है, जैसे हम लिखेंगे ऐड R1, ऐसे इंस्ट्रक्शन लिख देंगे सिर्फ। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या होगा कि जो R1 रजिस्टर का कंटेंट है, ठीक है, ऐड R1 जैसे हम लिख रहे हैं, तो R1 रजिस्टर का कंटेंट और जो एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर एक्यूमुलेटर है उसका कंटेंट दोनों ऐड हो जाएंगे और जो रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर के अंदर ही आ जाएगा। ये बेसिक मीनिंग है ऐड R1 का। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, हमने वन एड्रेस टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन सारी बताई थी मैंने आपको, पिछले लेक्चर्स देखो अगर आपको याद आ रहा हो, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके की इंस्ट्रक्शन हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट करता है। तो मतलब रिजल्ट घुमा फिरा करके आना एक्यूमुलेटर के अंदर ही है। तो मतलब ये ध्यान रख लेना 8085 की क्या खास बात है, जो एएलयू जो भी आउटपुट जनरेट करेगा जनरली वो एक्यूमुलेटर के अंदर आएगा और फिर एक्यूमुलेटर से उठा करके जहां पे भी हमारे को डालना होगा वो हम डाल देंगे। मेमोरी में डालना है, किसी रजिस्टर में डालना है एंड सो ऑन, वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक्यूमुलेटर में ही क्यों आता है, वो ऑफ कोर्स उसकी बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, वो आर्किटेक्चर इस तरीके का बना हुआ है। लेकिन रफली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कई बार मैं देता हूँ। आपने अगर जूस पिया हो, है ना भाई, किसी शॉप पे जा करके, तो दुकान वाला आदमी क्या करता है, जूस निकालेगा वो अपने जग में, है ना, वो अपने जग में जूस निकालेगा और फिर आपको ग्लास में डाल के दे देगा, है ना। तो वो डायरेक्टली ग्लास नीचे नहीं रखता, ऑफ कोर्स बहुत सारी टेक्निकलिटीज है, वो कहेगा जी सीधा ग्लास रखूंगा तो भैया सारा जूस गिर जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, तो मेरा जो जग है ना सो कॉल्ड प्रॉपरली फिट हो जाता है ना, मशीन के साथ, जिसके कारण मैं इस जग में जूस निकालता हूँ और फिर जग से मैं आपके ग्लास वगैरह में डाल देता हूँ। तो वही जो जग है ना बेटा, वही हमारा एक्यूमुलेटर है। तो एक्यूमुलेटर एक यू कैन से स्पेशल पर्पस रजिस्टर है जो कि एएलयू के रिजल्ट को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है। ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर की कहानी है। बहुत ज्यादा डाइव डीप नहीं, बस बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। समझ में आ गया? ठीक है, तो एलयू का रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर के अंदर आएगा। तो आप चाहो तो इस तरीके से ऐसे दिखा सकते हो, लेकिन अभी रुक जाओ, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए आप समझ लो, बस एलयू का रिजल्ट आएगा, वो हम देखेंगे कहाँ पे रखना है। अच्छा, उसके बाद मतलब बेसिकली ज्यादातर ज्यादातर सिनेरियो में एलयू का रिजल्ट सीधा एक्यूमुलेटर के अंदर ही जाएगा। ये ध्यान रख लेना, 90% केसेस में, कुछ एक्सेप्शन है वो मैंने अभी आपको दिखानी है। तो अब सोचो, अगर मैं सीधा एएलयू का रिजल्ट ऐसे ही सीधा दिखा दूंगा एक्यूमुलेटर के अंदर, तो फिर 100% केस यही हो जाएगा कि हमेशा एएलयू का रिजल्ट एक्यूमुलेटर में जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं ना। 8085 में और भी बहुत कुछ है, तो इसलिए सीधा मैंने नहीं दिखाया एक्यूमुलेटर के अंदर, मैंने सिर्फ ऐसे एरो दिखा दिया। अभी दिखा दूंगा कहाँ पे जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर और थोड़ी सी बात करते हैं, है ना। जैसे भाई ऑफ कोर्स हमारे को एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर और चाहिए, है ना। मैं यहाँ लिखता जाऊँ, स्पेशल पर्पस रजिस्टर में एक्यूमुलेटर हो गया, डेटा रजिस्टर हो गया। डेटा रजिस्टर क्या कर रहा है, आपको नाम से समझ आ रहा होगा, जिसको हम टेम्परेरी रजिस्टर भी कह रहे हैं। उसके अंदर हम दूसरा वेरिएबल रख सकते हैं, दोनों को ऐड करके हम रिजल्ट एक्यूमुलेटर में लाएंगे। ठीक है, अब जैसे आपको ये करना था, जैसे मैंने लिखा था ऐड R1, है ना, कहाँ गया, हाँ ये लिखा था मैंने ऐड R1। तो R1 से तार सीधी एएलयू में नहीं आ रही है मेरे बच्चे, ये देखो एएलयू के अंदर सीधी तार नहीं आ रही, तो R1 का डेटा डेटा रजिस्टर और टेम्परेरी रजिस्टर में आएगा और एक्यूमुलेटर और डेटा रजिस्टर के कंटेंट ऐड होकर के वापस रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो जो एएलयू से जो कनेक्टेड होंगे रजिस्टर्स, उन्हीं में डेटा लाना पड़ेगा या उन्हीं में नंबर्स लाने पड़ेंगे, तभी वो ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करवाना चाहो आप करवा सकते हो। ठीक है, खैर आप बेसिक आइडिया समझ चुके होंगे। तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर दो मैंने दिखा दिया, एक्यूमुलेटर हो गया, डेटा रजिस्टर हो गया। अच्छा, एक होगा बहुत बार हमने डिस्कस कर रखा है, एसपी क्या है, स्टैक पॉइंटर, है ना भाई। ऑफ कोर्स जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारा स्टैक के अंदर जाता है एंड सो ऑन, सब आपको पता होगा। फंक्शन कॉल जब भी हम करेंगे, whenever function is called its activation record is pushed onto the stack। तो स्टैक जो भी हमारा रन टाइम स्टैक बन रहा है मेमोरी में, उसके हमारे को एक पॉइंटर जरूर चाहिए, तो वो होता है बेटा स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर पॉइंट टू टॉप ऑफ द स्टैक, बस ये बेसिक आइडिया दे दिया, ज्यादा नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द स्पेशल पर्पस रजिस्टर। अच्छा, उसके बाद ऑफ कोर्स आपको ये भी मैंने बहुत बार बता रखा है भाई, जैसे हम एक इंस्ट्रक्शन जैसे हम चला रहे हैं तो अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस किस में होता है ना, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ऑफ कोर्स प्रोग्राम काउंटर में होता है। प्रोग्राम काउंटर में होता है, तो प्रोग्राम काउंटर इज अनदर स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो हमारे को सीपीयू के अंदर चाहिए। समझ में आ रहा है? एक्यूमुलेटर हो गया, डेटा रजिस्टर हो गया, ऑफ कोर्स एएलयू देख लिया, स्पेशल स्टैक पॉइंटर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया। अच्छा, और अब जैसे हम इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में इंस्ट्रक्शन को जब हम फेच करते हैं तो बेसिक मीनिंग क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर हमारी इंस्ट्रक्शन आ जाए, मेमोरी में है ना। ये देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, जैसे दिस इज आवर मेमोरी, मैं मान लेता हूँ 2000 लोकेशन है,
इस 2000 लोकेशन पे हमारी इंस्ट्रक्शन रखी हुई है, तो इस इंस्ट्रक्शन को उठा करके सीपीयू में लाना है। तो ये रफ बात हो जाएगी ना, सीपीयू में लाना है। सीपीयू में कहाँ पे लाना है वो बताना पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, अब जैसे रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि सरकार जिम्मेवार है, सरकार ये काम कर रही है, सरकार वो काम कर रही है, सरकार कह रही है कि फ्लाईओवर बन जाएगा इतने टाइम में एंड सो ऑन। तो एक्चुअली सरकार क्या है? कोई पर्टिकुलर जगह आप पिन पॉइंट कर सकते हो ये सरकार है? नहीं। सरकार क्या, कलेक्शन ऑफ मंत्री है ना, बहुत सारे मंत्रीज हैं, उन सबका कलेक्शन को हम सरकार कहते हैं। तो अब हम बोल रहे हैं, हम ये रफ बात बोल रहे हैं कि सरकार कह रही है कि 2 महीने में फ्लाईओवर बन जाएगा। तो एग्जैक्ट बात क्या होगी कि फलाने फलाने जो भी से वो है मंत्री है ना, जो भी रोड वाला मंत्री होगा उसने बयान दिया है कि 2-3 महीने के अंदर ये हमारा फ्लाईओवर बन जाएगा। वो एग्जैक्ट बात है। लेकिन रफ बात क्या है, सरकार ने बोल दिया कि 2-3 महीने में बन जाएगा। तो सरकार सरकार जो है वही सीपीयू। ठीक है, और अंदर पर्टिकुलर रजिस्टर्स हैं, तो समझ रहे हो ना सीपीयू में क्या है, कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं और कुछ कंपोनेंट्स हैं एंड सो ऑन। तो ये पूरा मैं जो आपको बना के दिखा रहा हूँ बेटा, दिस इज नथिंग बट सीपीयू, है ना। दिस इज द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो रफ बोलेंगे हम कि सीपीयू के अंदर आ जाएगी, तो हम बोल देंगे 2000 लोकेशन पे जो भी इंस्ट्रक्शन है सीपीयू के अंदर आ जाएगी, तो हम बोल देंगे इंस्ट्रक्शन फेच होगी। वो रफ है। एग्जैक्ट बात क्या होगी, सीपीयू के अंदर कहाँ आएगी वो होता है बेटा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन को लेकर के आते हैं और यू कैन से मेमोरी से रीड करके लाते हैं, और फिर वो इंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स डिकोड होगी और एंड सो ऑन वो सब होगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होगे। तो एक और हमारे को स्पेशल पर्पस रजिस्टर चाहिए होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर हमारी इंस्ट्रक्शन फेच होकर के आएगी मेमोरी से। अच्छा, अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का जो आउटपुट होता है बेटा, वो कनेक्टेड होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर से। और मोर प्रिसाइज बात करूं तो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट मैंने आपको ऑफ कोर्स प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा रखा है, आपने देखा होगा। तो ऑप कोड होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, दो चीजें होती है, एड्रेसिंग मोड, सारा मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। आई होप याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखो। तो ऑप कोड जो है वो बताएगा कि इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली करना क्या है। तो वही ऑप कोड एक्चुअली इंस्ट्रक्शन डिकोडर के अंदर जाएगा, और डिकोडर एक हमारा जो डिकोडर होगा उसका आउटपुट हमारे पास कनेक्टेड होता है एक स्पेशल सर्किट से, जिसको हम बोलते हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट या टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। और ये एक्चुअल टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो है मेरे बच्चे, ये आप समझ सकते हैं ये पापा जी है। पापा जी इन सेंस भाई घर में पापा जी की बात माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो फिर सीधा थप्पड़ लगते हैं। तो बिल्कुल वही चीज है, ये पापा जी है। ये सारा समझाएगा कब कहाँ से क्या होना है। तो मतलब ये सारे कंट्रोल सिग्नल्स और वो सब जनरेट करने का इसका काम होता है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट से, जैसे इंस्ट्रक्शन डिकोड हुई तो पता लगा एडिशन करवाना है, तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट से एक सिग्नल जाएगा एएलयू में, जो कि एडर नाम के सर्किट को इनेबल करवाएगा, और फिर अल्टीमेटली हम एडिशन करवा पाएंगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट हो गया, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, इंस्ट्रक्शन डिकोडर हो गया, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट हो गया। ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो और इंस्ट्रक्शन डिकोडर, प्लीज ये डिकोडर है, इसको रजिस्टर मत बोल के बैठ जाना। जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था तो स्टूडेंट्स को लगता था कि जो भी ये रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी बना रखे सारे रजिस्टर है, नहीं। कई लिख देते हैं इंस्ट्रक्शन डिकोडर रजिस्टर। तो प्लीज मेरे बच्चे थोड़ा कॉमन सेंस से समझना, इंस्ट्रक्शन डिकोडर है ये, ऑफकोर्स डिजिटल लॉजिक में जो हमने डिकोडर पढ़ा रखा है आपको, बिल्कुल वही है ना। तो जैसे ऑप कोड हमारा 3 बिट का होगा, तो 3x8 डिकोडर लग जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 8 इंस्ट्रक्शन अलग अलग सपोर्ट हो सकेंगे, तो वो ऑफ कोर्स 3x8 डिकोडर हो जाएगा। ऐसे ही अगर ऑप कोड 4 बिट का है तो हम 4x16 डिकोडर लगा सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, खैर चलो जो भी है। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट से हमारे पास एएलयू में जाएगा, एडर सर्किट इनेबल हो जाएगा, और हम यू कैन से एडिशन करवा लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद अब ऑफ कोर्स क्या रह गया हमारे पास, जनरल पर्पस रजिस्टर मैं बनाना भूल गया, सॉरी फॉर दैट, तो वो भी हम बना लेते हैं। तो एक होगा R0, एक R1, एक R2 एंड सो ऑन। तो डिपेंडिंग अपॉन सीपीयू हम अलग अलग मतलब जितने चाहें उतने जनरल पर्पस रजिस्टर लगा सकते हैं, लेकिन जनरली हमेशा पावर ऑफ 2 में रहेंगे ताकि एड्रेसिंग वगैरह आसानी से हो सके। अब जैसे R0 से R15 कितने हो गए, हमेशा 0 से गिनते शुरू होते हैं जनरली, आप जानते हो कंप्यूटर साइंस में, तो 0 से 15 मतलब 16 होंगे, तो 16 रजिस्टर्स हो जाएंगे मेरे बच्चे ये। ठीक है, और ऐसे ही 16 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितना आपका सीपीयू जैसे आप बना रहे हो उस हिसाब से आप बना सकते हो। ठीक है, जितना भी आप चाहो उतने जनरल पर्पस रजिस्टर लगा सकते हो। जितने ज्यादा लगाओगे ऑफ कोर्स उतना काम, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा हमारा, और क्या।
ठीक है, तो मतलब उतने टेम्परेरी वेरिएबल की जगह हमारे पास रहेगी एंड सो ऑन। अगर आपने कंपाइलर डिजाइन पढ़ा हो तो आपको याद आ रहा होगा, हम पढ़ाते थे आपको कि विदाउट स्पिलिंग कितने रजिस्टर लगेंगे एंड सो ऑन। तो फिर वही चीज़ है, जितने ज़्यादा रजिस्टर लगाओगे उतना काम हमारा आसान होता चला जाएगा। अदरवाइज स्पिलिंग होगी, मतलब रजिस्टर से उठा करके मेमोरी में डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा एंड सो ऑन। ठीक है, खैर उतना हमारे को बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके होगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हो गया हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, और ये जीरो से क्यों गिनती शुरू करा, ताकि एड्रेसिंग ऑफ कोर्स आसानी से हो सके, है ना। तो जैसे जीरो से लेकर 15-16 रजिस्टर हो जाएंगे, तो ये जीरो का मतलब क्या है, इस रजिस्टर का एड्रेस हो जाएगा 4 जीरो, 0 0 0 0, फिर इसका 0 0 0 1 एंड सॉन, लास्ट वाले का 4 1 एंड सॉन, बस इसलिए। ठीक है, चलो खैर आप समझ चुके होंगे। अच्छा जी, तो ये सब रजिस्टर्स हो गए। तो अब हमने लगभग जितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं सीपीयू के अंदर, हमने वो पहचान कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा एक कंपोनेंट और रह गया बेटा, एक और होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं फ्लैग रजिस्टर, वो भी मैं बना देता हूँ। फ्लैग रजिस्टर, एफ आर लिख दो, उसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, थोड़ी जगह कम है इसलिए एफ आर, फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, आप ऐसे समझो, एल हमारे को लग रहा है कि एएलयू एक आउटपुट जनरेट करता होगा, है ना भाई, जैसे दो नंबर्स को ऐड करो तो दो ऐड हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली एएलयू जो है बेटा, वो दो आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, हमारे को लग रहा होगा एक ही आउटपुट आता होगा, दो इनपुट होंगे, भाई जैसे एक आ रहा है एक्यूमुलेटर से, एक आ रहा है डेटा रजिस्टर से, तो एक ही आउटपुट आएगा। लेकिन एक्चुअली दो आउटपुट आते हैं। ठीक है, एक आउटपुट तो ऑफ कोर्स हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो एक्यूमुलेटर में जा रहा है एंड सो, है ना, लेकिन और भी कहीं जा सकता है, वो मैं 885 के भी आगे बात कर लूंगा। बट द थिंग इज कि एक आउटपुट तो हो गया, जो हमारा रिजल्ट है, ऐसे समझ लो, एक तो हो गया रिजल्ट, ये आउटपुट हो गया। दूसरा आउटपुट क्या है, अब क्या क्यों ही चाहिए, पहले तो ये ऐसे समझो। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल, है ना भाई, जैसे हम से आप अपने बीटेक में होगा, है ना, आपके 70% नंबर आए, 80% नंबर आए, तो वो आपका रिजल्ट हो गया। लेकिन साथ साथ ये भी तो बोलोगे ना कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, है ना। अगर आपके 50 से 60 के बीच में परसेंट हैं, तो फिर आप बोलोगे कि सेकंड डिवीजन से पास हुआ एंड सो। तो वही चीज है, तो मतलब स्टेटस भी बताना ना। और ऑफ कोर्स अगर आपके 30-35% नंबर है, तो आप बोलोगे फेल हो गया, तो पास फेल ये भी स्टेटस है। तो समझ रहे हो, तो एक किस्म से हमारे को स्टेटस बताना, जो भी रिजल्ट आया इसका क्या स्टेटस है। अब टेक्निकल बात करें तो नंबर जो हमने रिजल्ट निकाला वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो पता करना है। रिजल्ट जीरो तो नहीं आ गया, वो पता करना है। भाई रिजल्ट का कैरी जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, वो पता करना है। तो सारा कुछ स्टेटस होता है। ठीक है, तो इसको हम स्टेटस रजिस्टर भी बोल देते हैं बेटा। फ्लैग रजिस्टर बोल दो या स्टेटस रजिस्टर बोल दो एंड सो ऑन। तो एएलयू दो आउटपुट जनरेट करके देता है। एक आउटपुट ऑफ कोर्स रिजल्ट है, और दूसरा जो आउटपुट है वो स्टेटस रजिस्टर के अंदर जाता है। और स्टेटस रजिस्टर बोल दो, या आप इसको बोल दो फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, या आप इसको बोल दो पीएसडब्ल्यू, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, पीएसडब्ल्यू भी बोलते हैं, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ठीक है, तो ये है। अब इसके अंदर होगा क्या, इसके कंटेंट क्या होगा, नाम से समझो, फ्लैग रजिस्टर है तो मतलब इसके अंदर फ्लैग्स है। ठीक है, फ्लैग्स है। फ्लैग क्या होता है मेरे बच्चे, फ्लैग इज नथिंग बट वन बिट मेमोरी सेल। फ्लैग इज नथिंग बट वन बिट मेमोरी सेल, मतलब वन बिट है बस, है ना। अब आपको थोड़ा थोड़ा अगर डिजिटल लॉजिक पढ़ा तो आपको पता होगा, वन बिट मेमोरी सेल इज नथिंग बट वन फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लैग इज नथिंग बट फ्लिप फ्लॉप ओनली। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमारे पास अब जैसे, अगर मैं बोलता हूँ फ्लैग रजिस्टर, एक बात ये भी ध्यान रखना, फ्लैग रजिस्टर अगर 8 बिट का है ना, जनरली रजिस्टर 8 बिट 16 बिट ऐसे होते हैं, वो आपको बेसिक पता होगा, है ना। जैसे 885 माइक्रो प्रोसेसर है, तो उसको हम बोलते हैं 8 बिट का प्रोसेसर है। 8 बिट का प्रोसेसर मतलब लगभग हर चीज 8-8 बिट की होती है उसके अंदर। ठीक है, लगभग हर रजिस्टर 8-8 बिट का होता है। ठीक है, ओके, तो चलो खैर, तो ये हमारा से फ्लैग रजिस्टर जो है वो 8 बिट का है। तो अब ये मत समझ लेना तो ऑफ कोर्स ये भी पता होगा आपको, रजिस्टर है अगर 8 बिट का तो 8 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। तो नो डाउट 8 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, बट फ्लैग रजिस्टर अगर 8 बिट का, तो इसका मतलब प्लीज ये मत समझ लेना कि उसके अंदर 8 फ्लैग्स हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, इसका मतलब उसके अंदर 8 फ्लैग्स हैं अलग अलग टाइप के, नो। अगर मैं 885 का एग्जाम्पल लूँ, जैसे 885 मैंने आपको क्या बताया, फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का है, तो उसके अंदर एक्चुअली में 5 ही फ्लैग्स होते हैं मेरे बच्चे। इट हैज ओनली 5 फ्लैग्स। कौन कौन से, CPAZS, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइड फ्लैग। तो कैरी फ्लैग और पैरिटी फ्लैग के बीच में एक बिट हमारी अनयूज होती है, इसमें भी एक बिट अनयूज होती है, और यहाँ पे भी एक अनयूज होती है। तो टोटल देख लो मेरे बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बिट है, आप चेक कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट का हमारा फ्लैग रजिस्टर होता है। ये अनयूज्ड क्यों होती है, वो सब क्या होता है, प्लीज इसमें मैं इतना नहीं फंसूंगा, लेकिन बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। और ये फ्लैग्स क्या क्या है, नाम से समझ आ रहा होगा, कैरी फ्लैग है ना भाई, कैरी जनरेट हुआ कि नहीं हुआ रिजल्ट से। पैरिटी फ्लैग भाई इवन पैरिटी है,
तो फिर वो 1 रहता है, ऑड पैरिटी में 0 रहता है ना। कैरी फ्लैग, अगर कैरी जनरेट हो गया है तो फिर 1 हो जाएगा, अगर कैरी नॉट जनरेटेड तो ये 0 रहेगा। ठीक है। ऑक्सिलरी फ्लैग, ये 4 बिट के नंबर्स को ऐड करते टाइम बीसीडी एडिशन याद करो, मैं आपको पढ़ाई करता था, है ना। तो मतलब 8 बिट के दो नंबर्स को ये ऐड कर सकता है, तो अगर 4 बिट के बाद कैरी जनरेट हुआ होगा तो ऑक्सिलरी फ्लैग सेट हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे ये देख लो 1 0 0 0 1 0 0, आपने ऐड किया तो 0 0 0 1 1 0 कैरी, तो ये जो कैरी जनरेट हुआ है ये 4 बिट के बाद हुआ है ना, ये वही बीसीडी एडिशन वाली बात है। तो बस ये हमारा ऑक्सिलरी फ्लैग सेट हो जाता है ना। जीरो फ्लैग नाम से समझ में आ रहा होगा, अगर रिजल्ट 0 है तो फिर ये 1 हो जाएगा, अगर रिजल्ट नॉन जीरो है तो फिर ये 0 रहेगा। अगर जीरो रिजल्ट, एएलयू का जो रिजल्ट आपने निकाला, दो नंबर्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, जो भी कुछ किया, अगर फाइनल रिजल्ट 0 आ गया तो फिर ये फ्लैग सेट हो जाएगा, और अगर रिजल्ट नॉन जीरो रहा तो फिर ये 0 हो जाएगा। साइन फ्लैग ऑफ कोर्स पता लगता होगा, 0 है अगर पॉजिटिव है नंबर, 1 है अगर नेगेटिव है नंबर। ठीक है, रफली मैंने आपको बता दी, तो समझ में आ गया होगा फ्लैग क्या काम कर रहे हैं, है ना। फ्लैग रजिस्टर है बेसिक से, और ये प्लीज ये सीक्वेंस और वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। 8085 का एक एग्जांपल मैंने लेके आपको समझाया है। तो एक तरीका तो क्या है कि मैं मन गढ़ंत बातें आपके साथ कर दूं कि हाँ ऐसे होता है वैसे होता है ऐसे भी हो, लेकिन नहीं, अगर मैं एक इम्प्लीमेंटेड जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है वो चीज समझाऊंगा तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और आपको समझ में भी आएगा, इसलिए मैंने 8085 का एग्जाम्पल ले लिया। अदरवाइज इस सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, गेट के लिए इतना नहीं चाहिए हमारे को, लेकिन बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि फ्लैग रजिस्टर भी कुछ होता है। ठीक है जी, ओके। तो एलयू का आउटपुट 2 आते हैं, प्लीज ध्यान रख लेना बेटा। ठीक है, एकदम ओके। ठीक है जी, तो वापस अपनी बात पे आते हैं। तो ये फ्लैग्स वाला काम हो गया, तो ऑफ कोर्स एलयू का आउटपुट फ्लैग में जाएगा, एंड ऑफ कोर्स फ्लैग रजिस्टर से भी जो आउटपुट है वो ऑफ कोर्स एलयू के अंदर भी जा सकता है ना भाई। जैसे अगर आपको कैरी चाहिए था, कैरी फ्लैग चाहिए था, तो हम ऐड विद कैरी ऑप्शन आता है कि एडिशन करना है कैरी फ्लैग के साथ, है ना। ऐड विद कैरी, ऐड विद नॉट कैरी, एंड सो वो सब अलग अलग कहानी है। मतलब मेन बात आप समझ लो कि फ्लैग रजिस्टर से भी एएलयू के अंदर इनपुट जा सकता है भाई। जैसे आपने अभी फिलहाल दो नंबर्स को ऐड किया, कैरी जनरेट हो गया, तो उस कैरी को यूज करके आप दूसरा एडिशन करवाना चाहते हो तो फिर आपको कैरी की जरूरत पड़ सकती है ना। तो इसलिए हमारे को फ्लैग रजिस्टर से भी हमारा जो है इन फ्लैग रजिस्टर का आउटपुट एएलयू के अंदर जरूर जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, आप पहले एक बार इन सारे कंपोनेंट्स को नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कर लिए बेटा नोट डाउन, ठीक है। अब एक बात ये उठेगी कि हमने कंपोनेंट्स तो सारे पहचान लिए हैं, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे होंगे, है ना। सो कॉल्ड डेटा कैसे ट्रेवल करेगा एक से दूसरे में। अब बोलोगे कि सर क्या ही जरूरत है, मेरे पास जरूरत क्यों नहीं है। जैसे R0 R1 ये कुछ रजिस्टर में कुछ डेटा है, इसको उठा करके एक्यूमुलेटर में लाएंगे, दूसरे का डेटा उठा करके डेटा रजिस्टर में लाएंगे, तभी तो एडिशन परफॉर्म होगी। और फिर एएलयू का जो रिजल्ट आएगा उसको उठा करके ऐसे किसी तीसरे रजिस्टर में डालेंगे, तो फिर तभी तो काम चलेगा ना। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है हमारा, उसके अंदर ऑफ कोर्स हमारे को इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो मेमोरी है ये हमारी, है ना। मेमोरी 2000 लोकेशन सपोज कर लेते हैं, अब मैं 2000 ही क्यों बोल रहा था, वैसे मन में आ रहा था बोल रहा हूँ, प्लीज ये मत बोलना कुछ ऐसा। हाँ जी, तो मतलब ये मत बोलना कि ऐसा क्यों है, मन में आ रहा तो बोल दिया 2000 लोकेशन। एक्चुअली क्या है ना, मैं चलो बता देता हूँ क्लियरली। 8085 माइक्रो प्रोसेसर की जो मैंने बुक पढ़ी थी जब मैं बीटेक में था, और ऑफ कोर्स यूजीसी नेट की कोचिंग में पढ़ाता था वहाँ पे भी, तो वही बार बार वो ऑथर जो था वो बार बार 2000 2000 बोलता रहता था, तो वही 2000 मेरे दिमाग में घुसा हुआ है। चलो खैर, हाँ जी, तो 2000 एड्रेस पे हमारे पास एक वो है, यू कैन से इंस्ट्रक्शन है, उसको उठा करके आईआर में लाना। तो फिर क्या सीधी तार खींचूं, मेमोरी से उठा करके तार खींच के यहाँ लाऊं, तो ये सारे तारे खींचने, समझ रहे हो ना। एएलयू से तार खींच के सीधा रजिस्टर में, रजिस्टर, इसको हम रजिस्टर फाइल बोलते हैं बाय द वे, है ना। जो जीपीआर का जो हमें जनरल प्रोसेसर इकट्ठे कई सारे लगा रखे हैं, इसको हम लोग रजिस्टर फाइल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर फाइल में लाएं एंड सो, तो वैसे तो बहुत सारी तारे खींच जाएंगे मेरे बच्चे, है ना, बहुत खिचड़ी बन जाएगी, तो ये खिचड़ी नहीं मैं बनाना चाहता, है ना। तो अब ऐसे भी समझो, जितने कंपोनेंट्स है हर कंपोनेंट से तार खींचने लग गए फिर तो जान निकल जाएगी, तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब ये, अब वही बात है क्या किया जाए, है ना। तो अब आपके दिमाग में सॉल्यूशंस आ सकते हैं, तो मैं वही एग्जांपल लेता हूँ। अब देखो कोई नई बात नहीं है, सारी बातें हमने पहले कर रखी हैं। मैं हमेशा बताता हूँ आर्किटेक्चर में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ 60-70% सारा पुराना है, नया तो सिर्फ 30-40 है। अब एग्जाम्पल उठा लो कंप्यूटर नेटवर्क्स का, मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, 4 कंप्यूटर हैं, इनको आपस में कनेक्ट करना है, तारे खींच दो। मेरे बच्चे ऐसे तारे खींच दोगे इनके बीच में, तो ऑफ कोर्स मैश टोपोलॉजी, NC2, है ना। तो 4 कंप्यूटर तो 4C2 मतलब 6 वायर्स लग जाएंगी, अगर 10 होंगे तो 10C2 लग जाएंगे, हमारी जान निकल जाएगी मेरे बच्चे, है ना। तो एंड्स होता है, तो कंपोनेंट्स तो बहुत सारे सीपीयू के अंदर, सो हर से हर जगह तार खींचने बैठ गया मेरे, तो जान निकल जाएगी। तो इससे बचने का तरीका क्या होता था, अगर वायर्स कम होती थी तो हम क्या कहते थे, इन चारों कंप्यूटरों को लाइन का तार खड़ा कर दो,
है ना, और एक वायर ले लेते थे हम और उनसे इनको कनेक्ट कर देते थे, याद है? इसको हम क्या नाम देते थे? बस टोपोलॉजी। तो बिल्कुल वही चीज मेरे बच्चे हम यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सीपीयू के अंदर एक लाइन चलेगी और अदर कलेक्शन ऑफ लाइंस होगा ये, जिसको हम बोलेंगे इंटरनल बस। तो दिस इज इंटरनल बस ऑफ सीपीयू। ओके, इंटरनल बस ऑफ सीपीयू, ये नाम है रजिस्टर फाइल्स। मैं लिख देता हूँ रजिस्टर फाइल, FILE। ठीक है, दिस इज इंटरनल बस। अब इससे ये सारे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और ऑफ कोर्स मेक श्योर हमारे को करना होगा, जैसे हम यहाँ पे बोलते थे कि एक जैसे ये A B C D, ये 4 कंप्यूटर हैं, तो B और C कम्युनिकेट कर रहे हैं उस टाइम पे AD, या A और B कम्युनिकेट कर रहे हैं उस टाइम पे CD कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, याद करो, है ना? ये हम पढ़ाई करते थे, आपको याद आ रहा होगा। जब नो डाउट आपको लगेगा कि सर कहाँ है कि वायर चेंज, वायर का तो कुछ बीच में मतलब ही नहीं, जैसे A और B जब कम्युनिकेट कर रहे हैं उस टाइम पे CD कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि एक्चुअली वायर पे करंट चलेगा मेरे बच्चे, डेटा नहीं चलता। डेटा तो ऑफ कोर्स वही है, करंट ही है, किस्म से 1010 बाइनरी। तो जब यहाँ से ए का ए जब अपना डेटा यहाँ पे भेजेगा बस पे, तो वो पूरी वायर पे चलेगा ना बेटा। याद आ रहा है, ये सब चीजें हम पहले कर रखी है। तो बिल्कुल वही बात है मेरे बच्चे, बिल्कुल वही चीज है। तो यहाँ पे हमारे को ध्यान रखना होगा कि शेयर नहीं होगा, मतलब इन द सेंस, मतलब शेयर्ड मीडियम है तो पैरेलली डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, जैसे यहाँ पे था। जब ए और बी कर रहे हैं तो उस टाइम पे COD भी कर ले, नहीं कर सकते, वैसे यहाँ पे भी एक बार में हम एक सही डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे, तो इस चीज का हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब कोलिशन ना हो और वो सबसे बचाना है, तो यहाँ पे फिर नीड आती है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट की। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट इस बात का मेक श्योर करेगा कि भाई ऐसा ना हो जाए कि 2-3 रजिस्टर्स का डेटा इकट्ठा बस पे आ जाए एंड सो ऑन, कोलिशन हो जाए, वो सबसे बचने के लिए टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। चलो खैर, तो वापस अपनी बात पे आते हैं। तो अब इंटरनल बस से कैसे कनेक्टेड होंगे, लेट मी शो यू दैट। ठीक है, लेट मी शो यू कैसे कनेक्टेड होंगे ये। तो जैसे एक्यूमुलेटर है, तो ऑफ कोर्स जरूरत पड़ सकती है हमारे को कि इंटरनल बस से उठा करके डेटा एक्यूमुलेटर में डालें, भाई ऑफ कोर्स जनरल पर्पस रजिस्टर्स का डेटा होगा, किसी को उठा करके हम एक्यूमुलेटर में डाल रहे होंगे, और एक्यूमुलेटर का डेटा भी बस पे डालें। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, यस 100%। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ALU से जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो एक्यूमुलेटर में आ रहा है, तो एक्यूमुलेटर को उठा का डेटा उठा करके हमारे को किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में डालना पड़ेगा ना जी, है ना? आई थिंक समझ रहे होगे आप लोग, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया भी था। से हम करना चाह रहे हैं, मैंने शायद दिखाया था आपको। कहाँ गया, एक मिनट में देख लेता हूँ। अ, जैसे मैं R1 R2 R3 ऐड करवाना चाह रहा था, है ना? हाँ ये देखो, ये रहा। जैसे नहीं, यहाँ पे तो फिर नहीं था। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे आर वन के अंदर, लेट मी टेक अनदर स्लाइड, है ना? R1 के अंदर मैं R2 + R3 ये करना चाहता हूँ। तो ऑफ कोर्स R2 का जो कंटेंट है उसको उठा करके मैं एक्यूमुलेटर में लाऊंगा, R3 का कंटेंट उठा करके मैं डेटा रजिस्टर में लाऊंगा, तब ALU ऐड कर पाएगा, रिजल्ट हमारा एक्यूमुलेटर में आएगा, तो फिर एक्यूमुलेटर का रिजल्ट को उठा करके R1 में ट्रांसफर भी तो करना है ना, समझ रहे हो ना? R1 में वापस डालना भी तो है ना। तो फिर इसलिए दोनों तरफ दिखाएंगे। अच्छा, जो डेटा रजिस्टर है और जो टेम्परेरी रजिस्टर है, वो तो सिर्फ इनपुट लेगा इंटरनल बस से, उसका डेटा उठा करके मैं क्यों इंटरनल बस पे रखूं, वो तो बेवकूफी है ना? तो फिर ऑफ कोर्स इसको हम वन वे दिखाएंगे, लाइक दिस, ऐसे। डेटा रजिस्टर को उठा करके हम इस पे नहीं डालेंगे। क्यों डाले भैया, क्या यूज ही नहीं है ना हमारा। अच्छा, और जो ALU का होगा ऑफ कोर्स आउटपुट, वो भी हम इंटरनल बस पे ही लेकर के जाएंगे, इसलिए मैंने कहा था थोड़ी देर रुक जाओ, मैं डिटेल अभी आगे दिखाऊंगा। तो ALU का जो डेटा है वो हम इधर लेकर के जाएंगे, जो रिजल्ट ये देगा वो हम बस पे लेकर के जाएंगे। ठीक है, और जो फ्लैग रजिस्टर्स है, ऑफ कोर्स किसी रजिस्टर से हम कंटेंट उठा करके डायरेक्टली फ्लैग रजिस्टर में भी डाल सकते हैं, है ना? और ऑफ कोर्स थोड़ा सा वही बात है, डिटेल में जाना पड़ जाएगा। चलो मैं चला जाता हूँ। देखो एक्चुअली क्या होता है कि कंटेक्स्ट स्विच जैसे होता था, जब याद करो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ाता था, जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे CPU शिफ्ट होएगा, तो ऑफ कोर्स जो भी प्रोसेस अभी फिलहाल चल रहा होगा, है ना, उसकी कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन कुछ चल रही होगी, तो फिर ऑफ कोर्स ये स्टेटस भी तो होगा ना रिजल्ट का, ALU को हमने स्टोर करके रखा होगा, अभी कैरी फ्लैग सेट है एंड सो ऑन, है ना? तो फिर अब हम ये उठा करके मेमोरी में डालना चाहते हैं। क्यों डालना चाहते हैं भाई? ऑफ कोर्स एक्टिवेशन रिकॉर्ड में उसका, अब जब फंक्शन कॉल ही बेशक समझ लो, है ना, तो एक फंक्शन कॉल होगा, फिर दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, तो जैसे ही हमने किसी दूसरे फंक्शन को कॉल किया होगा तो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड डब्बे में जाएगा, और ऑफ कोर्स जब जो हम प्रेजेंटली जो फिलहाल फंक्शन चल रहा होगा, उसका जो भी CPU का जो भी डेटा होगा वो सारा उठा करके हम उसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड में डाल देते हैं, और जो नया प्रोसेस होगा उसका सारा उठा करके यहाँ ले आते हैं। याद आ रहा है आप लोगों को? प्लीज, ये सारी बातें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रखी है मेरे बच्चे, कंटेक्स्ट स्विच कैसे होता है, क्या होता है, वो सब बोलूंगा तो वो टाइम पास हो जाएगा, है ना? प्रीवियस लेक्चर्स देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पढ़ो, मैंने वहाँ सारा बेसिक समझा रखा है आपको, कंटेक्स्ट स्विचिंग एग्जैक्टली क्या होता है एंड सो ऑन।
याद आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, तो ठीक है, तो अल्टीमेटली मतलब मेन बात क्या है कि फ्लैग रजिस्टर का जो कंटेंट है वो हमारे को मेमोरी में डालना पड़ सकता है। तो मेमोरी में डालेंगे तो कैसे डालेंगे? एक मात्र ये हमारा पूरा सीपीयू का स्ट्रक्चर है, तो सीपीयू से उठा करके हमारे को ट्रांसफर करना है ना, डेटा ट्रांसफर करना है ना मेमोरी में। तो वो कैसे होगा? ऑफ कोर्स बस पे आएगा तभी तो डेटा ट्रांसफर होगा। हाँ जी, तो वही बात है। तो फ्लैग रजिस्टर का कंटेंट हमारा इंटरनल बस पे आ सकता है, एंड ऑफ कोर्स इंटरनल बस का से भी कंटेंट हम फ्लैग रजिस्टर में डाल सकते हैं, क्योंकि सीपी अगर मेमोरी से डेटा आएगा तो ऑफ कोर्स वो इंटरनल बस पे आएगा, फिर इंटरनल बस से हम फ्लैग रजिस्टर में ट्रांसफर कर देंगे, ताकि वो कैरी फ्लैग और वापस हम आ जाए और फिर हम वही रिज्यूम कर सके अपने जो भी प्रोसेस चल रहा था उसको। कंटेक्स्ट वगैरह समझाऊं क्या बेटा? तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसे, है ना? चलो हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, है ना? बेसिक सा, ज्यादा कंटेक्स्ट स्विच भी नहीं, बिल्कुल बेसिक सा फंक्शन कॉल समझ लो बस, ठीक है? ज्यादा वो भी मत फंसो, मतलब ओएस में और उस सब में मत फंसो। आप बस ऐसे बात करो, एफ फंक्शन था, ये भी चल रहा था, और यहाँ पे हमने F1 फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है? तो F1 फंक्शन को कॉल करोगे तो फिर कंट्रोल कहाँ आ जाएगा? ऑफ कोर्स F1 नाम के फंक्शन में, है ना? तो कंट्रोल जाने से पहले नेक्स्ट लाइन का एड्रेस स्टैक में जाता था, याद करो भाई कहाँ से रिज्यूम करना है एंड सो। तो हमेशा हर एक फंक्शन के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है। अब एक्टिवेशन रिकॉर्ड वगैरह भी नहीं पता तो फिर मेरे बच्चे मैं हेल्पलेस हूँ। आपको थोड़ा सा बेसिक सी लैंग्वेज आनी चाहिए। कंपाइलर डिजाइन में मैंने सारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड का कंटेंट डिस्कस कर रखा है कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या क्या होता है एंड सो, है ना? हाँ जी। तो फिर अब जो सीपीयू फिलहाल इंस्ट्रक्शन चला रहा था, है ना, अब हम ऑफ कोर्स नेक्स्ट फंक्शन पे आ चुके हैं, किसी और फंक्शन को हमने कॉल कर दिया है। तो इंस्ट्रक्शन तो अभी रन होगी होगी जो भी फिलहाल चल रही होगी सीपीयू पे, और हमने ये इंस्ट्रक्शन चलाई होगी, फंक्शन कॉल किया होगा। हाँ जी, तो फिलहाल जो भी हमारे पास ये होगा पीएसडब्ल्यू, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड या जो भी कुछ है, वो भी हमारे को सेव करना पड़ेगा। और जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स की वैल्यूज थी वो भी हमारे को सेव करनी पड़ेंगी। आर नोट में क्या था, आर वन में क्या था एंड सो ऑन। तो फिर वो सारा का सारा कंटेंट उठ के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में चला जाता है, एफ के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में चला जाएगा। और जब हम F1 नाम के फंक्शन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड को कॉल करें, मतलब जैसे ही F1 फंक्शन कॉल होगा तो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, और फिर हमारा यू कैन से कंट्रोल इसमें आ जाएगा। तो मतलब F1 में कंट्रोल जाने से पहले F का जितना भी डेटा था वो सारा उसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड में चला जाता है। ठीक है, बस बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब मेमोरी से जैसे हम बोलते हैं कि इंस्ट्रक्शन आएगी, तो वो कहाँ पे आएगी? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगी, ऑफकोर्स। इंस्ट्रक्शन तो ऑफकोर्स इंटरनल बस से होती आएगी, तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो वन एरो। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का डेटा उठा के हम इंटरनल बस पे रखने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों रखे हम उसको? बेवकूफी है ना भाई। अब अगर आप इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का डेटा उठा करके, मतलब नीड नहीं है ना, नीड ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि वो मेमोरी में इंस्ट्रक्शन रखी थी, उसी को तो उठा करके हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाए हैं, कोई अपनी बना के थोड़ी लाए हैं। मैं हमेशा आपको बताता भी हूँ, आइंस्टाइन का एक बड़ा फेमस कोट है। वो स्कूल में जैसे पढ़ते थे वो, तो फिर हिस्ट्री वगैरह सब उनको याद नहीं होती थी, तो टीचर्स उनसे पूछते भी थे, बात भी करते थे। बाद में फिलहाल पहले तो डांट ही पड़ती होगी भाई, हाँ भी पढ़ता नहीं है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब बहुत सेलिब्रिटी वो बन गए थे तो उन्होंने से लोग पूछते थे तो कहते थे मैं वो सब चीजें याद क्यों रखूं जो बुक्स में है? जो बुक्स में नहीं है मैं वही याद रखूंगा ना। तो बिल्कुल वही चीज है। तो ये मेमोरी में रखी हुई है इंस्ट्रक्शन, तो फिर मैं उसको आईआर में लेकर के आया हूं, तो फिर इसको क्या ही जरूरत पड़ेगी कि वापस मैं रखूं एंड सो ऑन। तो इसलिए वन वे एरो। अच्छा, ऑफ कोर्स स्टैक पॉइंटर, ठीक है जी, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स नेक्स्ट आ रहा है एंड सो, तो वो याद रखना पड़ सकता है ना। तो ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्शन इंटरनल बस से स्टैक पॉइंटर में आएगा, है ना? ला सकते हैं हम डेटा, एंड ऑफ कोर्स स्टैक पॉइंटर का डेटा भी इंटरनल बस पे लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनल बस से फिर हम मेमोरी पे ले जाएंगे, है ना, और मेमोरी से स्टैक पॉइंटर में लाएंगे। वही बात है, फंक्शन कॉल होगा एंड सो, आप समझ पा रहे होगे। ऐसी प्रोग्राम काउंटर के साथ होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस एंड सो, तो कोई इंटरप्ट आएगा एंड सो वो सब। ठीक है, बहुत है, इतना ही हो गया। और ऑफ कोर्स जनरल पर्पस रजिस्टर का भी यही कहानी होगी। ठीक है, अच्छा, इनके अलावा मेरे बच्चे ये बेसिक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कौन कनेक्टेड है। अच्छा, एक बात और है, बस एक बात और हमारे को ध्यान रखनी है। इनके अलावा हमारे पास दो स्पेशल पर्पस रजिस्टर और हैं, है ना? हमने काफी सारे स्पेशल पर्पस रजिस्टर देख लिए हैं, है ना? दो और हैं। एक होता है मेरे बच्चे MDR, डेट इज मेमोरी डेटा रजिस्टर, और एक होता है बेटा MAR, डेट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो ऐसे समझो आप, मेमोरी से अगर लाना है डेटा तो कैसे आएगा, है ना? से दिस इज योर मेमोरी, जैसे हमने अभी बोला था 2000 लोकेशन है, वहां पे इंस्ट्रक्शन रखी है। तो ये 2000 कहाँ होगा? ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्शन फेच करनी है, तो फिलहाल जो इंस्ट्रक्शन चल रही होगी, तो अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस किस में होगा? प्रोग्राम काउंटर में होगा। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर ये 2000 होगा। कैसे आएगा, क्या होगा? मारो गोली, वैसे समझ लो प्रोग्राम काउंटर के अंदर 2000 है। तो अब हम मेमोरी तक पहुंचेंगे कैसे?
तो उसके लिए हमारे पास एक और स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा MAR, दैट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। कहाँ पे दिखाऊं? चलो इसको ना थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो क्या होता है हमारे पास एक MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, MAR ऑफ कोर्स, MAR से आप समझ सकते हो एड्रेस बस चलती है जो कि मेमोरी को, यू कैन से, अब ऐसे समझो मेमोरी के अंदर बहुत सारे एड्रेसेस हैं, है ना भाई, ऑफ कोर्स बहुत बड़ी मेमोरी होगी, से ऐसे समझ लो 4 GB की मेमोरी है, तो 32 बिट का एड्रेस चाहिए ना इसको लेबल करने के लिए भी, कहाँ से डिटेल आना है, ये सब बेसिक चीजें तो ओएस में और हर जगह हमने कर रखी है। 4 GB तो 32 बिट का एड्रेस चाहिए, तो ये 32 बिट का एड्रेस कहाँ से आएगा? ऑफ कोर्स वो एड्रेस बस पे होता है। ठीक है, तो एड्रेस बस कहाँ से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना, एम ए आर एक स्पेशल रजिस्टर होता है जिससे हमारी एड्रेस बस हुक्ड होती है ना, MAR से एड्रेस बस हुक्ड होती है, और ऑफ कोर्स MAR हमारे पास जो ये इंटरनल बस है उससे भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, MAR इज कनेक्टेड विद इंटरनल बस, एंड ऑफ कोर्स MAR से हमारी एड्रेस बस चलती है। ठीक है जी, तो एड्रेस बस से हम एड्रेस भेजेंगे, तो ऐसे समझ लो प्रोग्राम काउंटर से जिसके अंदर जो 2000 था उसका ऑफ कोर्स बाइनरी होगा, अगर 4 GB की रैम है तो 32 बिट का जो भी कुछ होगा वो होगा, वो उठ के MAR के अंदर आएगा। फिर MAR से डायरेक्टली हुक्ड है हमारी एड्रेस बस, तो MAR में आ गया एड्रेस, तो समझ लेना मेमोरी का वो 2000 वाला सेल इनेबल हो गया। ठीक है, अब इस 2000 का कंटेंट उठा करके हमारे को अपने सीपीयू के अंदर लाना है, तो वो कैसे लाएंगे? तो ऑफ कोर्स मेमोरी से कोई तार आएगी ना जो सीपीयू के अंदर जाएगी, तो फिर उसके लिए वही बात है, हमारे पास होती है डेटा बस। तो ये जैसे जहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन थी उसको लेकर के आएंगे, तो वो ये हमारी से ये हो जाएगी डेटा बस। तो डेटा बस एक स्पेशल रजिस्टर से कनेक्टेड होती है जिसका नाम होता है MDR, दैट इज मेमोरी डेटा रजिस्टर। वो भी ऑफ कोर्स इंटरनल बस से कनेक्टेड है, दोनों तरफ एरोज है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली कैसे फेच होती होगी। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर ऑफ कोर्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है जो भी अभी हमारे को फेच करनी है, मतलब करंट इंस्ट्रक्शन जो अभी चल रही है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वही जो हमारे को फेच करके लानी है। हाँ जी, तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, तो वही 2000 है। अब ये प्रोग्राम काउंटर से हम कहाँ पे लेकर के आएंगे, उसको MAR में लाएंगे एड्रेस को। फिर MAR एड्रेस बस से कनेक्टेड होगा, तो MAR में आएगा तो समझ लेना मेमोरी के सेल तक हम पहुंच चुके हैं। अब वहां से जो भी सेल पे जो भी होगा, यू कैन से इंस्ट्रक्शन है, उसको उठाया, और वो ऑफ कोर्स वो डेटा बस पे आ जाएगी, और डेटा बस हमारा MDR से कनेक्टेड होता है। तो MDR से हमारे पास MDR में आएगा तो समझ लो इंटरनल बस पे आ गया, तो उस अब MDR से उठा करके हम इसमें ले आएंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ले आएंगे। ठीक है, स्टेप समझ में आ रहा है? क्या क्या स्टेप्स हमने लगाए होंगे? तो यही होता है मेरे बच्चे, कैसे कैसे हम कर रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन फैच एक बार आप मेरे को जरा समझाओ। ठीक है, तो कैसे इंस्ट्रक्शन फैच होती होगी? इंस्ट्रक्शन फैच मतलब उसको मेमोरी में लाना है, मेमोरी से उठा करके सीपीयू में लाना है। तो सीपीयू रफ बात है, एक्चुअली में कहाँ पे लाना है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाना है। तो कैसे कैसे करते होंगे? सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर का जो भी कंटेंट है उसको उठा करके हम MAR में लेकर के गए, और फिर अब ये जो मेमोरी जैसे मैंने दिखाई है आपको, जस्ट लाइक आप एक्चुअली में तो अलग कहानी होती है, 2 डायमेंशनल एरे फॉर्मेट में होती है मेमोरी हमारी, लेकिन क्योंकि रेक्टेंगुलर होती है आपने देखी होगी, लेकिन हम इसको 1D एरे टाइप समझेंगे ताकि हम थोड़ा सा काम आसानी से कर सकें। एरे ऑफ सेल्स ऐसे समझ लो, एरे ऑफ सेल्स है, और हर एक सेल का साइज होगा कोई ना कोई, वो सब हमने पहले बातें कर रखी है, बाइट एड्रेसेबल, वर्ड एड्रेसेबल। तो अगर सेल का साइज 1 बाइट है तो बाइट एड्रेसेबल है, अगर सेल का साइज 1 वर्ड है तो वर्ड एड्रेसेबल है। बाइट एड्रेसेबल, वर्ड एड्रेसेबल, सारी कहानी हमने पहले करके, ज्यादा मुझे मेरे ख्याल बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, तो इसलिए ये जो हमने बोला था कि 1D एरे टाइप है, तो 1D एरे टाइप ही चलाएंगे, जैसे हम लिखते थे x10, है ना, x ऑफ y, तो y एक y के अंदर 500 होगा, तो x ऑफ 500 हम रीड करना चाह रहे हैं एरे से, तो बिल्कुल वही चीज यहाँ होगी, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे MAR। ठीक है, तो MAR का जो भी कंटेंट है, M मेमोरी में जाओ 2000 लोकेशन पे, उसका कंटेंट उठा करके कहाँ पे ले आओ मेरे बच्चे? उसका कंटेंट उठा करके हम ले आएंगे MDR में, और फिर MDR से उठा करके हम कहाँ लेके चले जाएंगे? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो ये सारे काम हमारे को करने पड़ेंगे, तब जा करके हमारी इंस्ट्रक्शन फेच होगी। ठीक है, तो अगर MAR MDR में आपको थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, तो आप ऐसे समझो, एड्रेस बस पे एड्रेस फ्लो कर, ऐसे समझो, देखो थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको, स्लाइड एक ले लेता हूँ वहां पे। ये MDR MAR में अगर आपको दिक्कत लग रही है तो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। देखो बेटा,
ये है हमारा सीपीयू। वही सरकार वाली बात, सरकार बोल रही है सीपीयू है ना। तो सीपीयू में क्या है, बहुत कलेक्शन है ना, ये सब रजिस्टर, इन सब में को मिला जुला करके देखो मैंने नाम रखा हुआ सीपीयू। तो सीपीयू से एड्रेस बस चलेगी जिससे हमारी मेमोरी कनेक्टेड है, मेमोरी मतलब रैम कनेक्टेड है, एड्रेस बस। तो सीपीयू से सीपीयू जनरेट एड्रेस, हम बोलते थे ना सीपीयू जनरेटेड एड्रेस, वो एड्रेस बस पे आएगा। एड्रेस बस के थ्रू हम रैम तक पहुंच जाएंगे, मतलब वो पर्टिकुलर सेल तक पहुंच जाएंगे। अब उस सेल का जो डेटा होगा वो डेटा बस पे आएगा और डेटा बस से सीपीयू से कनेक्टेड होगी। ये रफ बात होगी। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि एड्रेस बस सीपीयू से कनेक्टेड है, वही बात है, सरकार से कोई बंदा कनेक्टेड है। तो सरकार कुछ है ही नहीं ना, सरकार तो कलेक्शन ऑफ मंत्री है। तो किस मंत्री से आप कनेक्टेड है वो बोलो ना। अब आजकल जैसे बड़ा वो आजकल चल रहा है राघव चड्ढा, तो आप बोल दो मैं बीजेपी से मेरे कनेक्शन है, तो आप इनडायरेक्टली बोलोगे मेरे राघव चड्ढा से कनेक्शन है। जोक सपाट, आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल वो मंत्री बड़ा नाम चल रहा है तो इसलिए मैंने बोल दिया। तो हम कहेंगे कि हाँ जी, जो आज रूलिंग पार्टी है, जो सरकार है, उससे मेरे बड़े अच्छे कनेक्शन है, लेकिन नहीं, हम बोलेंगे रफ बात है ना, एग्जैक्ट किससे है वो बात करो ना। तो वही चीज है, सीपीयू से कनेक्टेड है एड्रेस बस, किस कहाँ से किस जगह से कनेक्टेड है, तो वो है हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, है ना। ऐसे डेटा बस जो है वो कनेक्टेड है सीपीयू से, वो रफ बात होगी, किस जगह एग्जैक्टली कनेक्टेड है वो भी तो समझाओ ना। तो वो कनेक्टेड है एमडीआर से, ठीक है, मेमोरी डेटा रजिस्टर से। क्लियर है एकदम। और वही बात है, मेमोरी डेटा रजिस्टर इंटरनल बस से कनेक्टेड है, जिससे हमारा डेटा एक बार इंटरनल बस पे डेटा आ गया तो फिर जहां डालना चाहेंगे हम डालते रहेंगे सीपीयू के अंदर। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, तब आपको समझ में आ गया होगा एमएआर क्या है और एमडीआर क्या है। ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स हैं जहां से एड्रेस बस और डेटा बस जनरेट हो रही है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा वैसे आपको पता होगा, एड्रेस बस हमारी यूनिट डायरेक्शनल होती है क्योंकि सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है। और अब रफ बात है, सीपीयू जनरेट करता है, सीपीयू कहां से आता है जी, प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस आता है, ठीक है। थोड़ी सी और डिटेल हो तो अगर आपको पता हो तो अगर ओएस आपने मुझसे पढ़ा हो, तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर हमारे पास लॉजिकल एड्रेस रहता है और फिजिकल एड्रेस हमारा एमएआर के अंदर रहता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस की कन्वर्जन एमएमयू करता था, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इज अ स्पेशल पीस ऑफ हार्डवेयर। तो मैंने दिखाया नहीं, आप दिखा सकते हो यहाँ कहीं पे भी, इसे एमएमयू होगा। तो एक्चुअली प्रोग्राम काउंटर से एमएमयू में जाता होगा, एमएमयू से एमएआर में जाता होगा, ऐसे कंटेंट चलता होगा। लेकिन हम बहुत बेसिक सिंपल सा सीपीयू बना रहे हैं, तो इसलिए लॉजिकल फिजिकल वो सब की कहानी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो बस, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, हाँ जी। तो एड्रेस बस ऑफ कोर्स यूनिडायरेक्शनल होती है, लेकिन डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है, दोनों डायरेक्शन में वो चलती है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है, सबको पता होगा, ठीक है जी। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन फेच करने के लिए सब करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स वन मोर थिंग, प्रोग्राम काउंटर को हम इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर सके, है ना। तो प्रोग्राम काउंटर को भी हमारे को इंक्रीमेंट करना है PC+1। तो ये 4 काम हमारे को करने पड़ेंगे, तब जाकर के हमारी इंस्ट्रक्शन फेच होती होगी बेटा, क्लियर है एकदम। और ये हर एक एक काम को, अब थोड़ा सा टेक्निकली बोले तो, हर एक एक काम को हम बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशन। दिस इज वन माइक्रो ऑपरेशन, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर। 4 माइक्रो ऑपरेशन करने पड़े तब जाकर के हमारी इंस्ट्रक्शन फेच हुई है, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत कुछ है अभी, आराम आराम से मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल्स। और एक बात ये थोड़ा सा और समझा देता हूँ, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट से हमने सिर्फ एएलयू में डाला है, लेकिन अब आप समझ पा रहे हो क्योंकि हमारे को एक पर्टिकुलर टाइम पे एक को इनेबल रखना है, बाकी सबको डिसेबल रखना है, जैसे यहाँ पे था, है ना। जैसे हमने देखा था प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट एमएआर में जा रहा है, तो प्रोग्राम काउंटर का आउट इनेबल करेंगे ताकि उसका डेटा हमारा इंटरनल बस पे आ जाए, और एमएआर का हम इन इनेबल कर देंगे ताकि वो इनपुट को मतलब जो भी डेटा बस इंटरनल बस पे डेटा है वो एमएआर के अंदर आ सके। मैं डेटा बोल रहा हूँ, डेटा एड्रेस वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि इंटरनल बस पे है। सीपीयू के जो इंटरनल बस होती है उस पर डेटा एड्रेस सब कुछ फ्लो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस इज द इंटरनल बस ऑफ सीपीयू ना। अच्छा, ये सारा डायग्राम में भाई सारी गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज आप शायद कुछ गलत वलत नोट मत कर लेना। इंटरनल बस ऑफ सीपीयू ये है, ठीक है। दिस इज द इंटरनल बस ऑफ सीपीयू, ओके हाँ। तो इस इंटरनल बस पे एड्रेस भी फ्लो कर सकता है, डेटा भी फ्लो कर सकता है, A/D मैंने लिख दिया, हाँ जी। तो प्रोग्राम काउंटर से जो भी एड्रेस आएगा वो एमएआर के अंदर आ जाएगा। तो मतलब मेन बात क्या है कि प्रोग्राम काउंटर का आउट और एमएआर का इन हमारे को इनेबल रखना पड़ेगा, तभी हम ट्रांसफर कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स जब आपने प्रोग्राम काउंटर का आउट इनेबल किया होगा ताकि उसका डेटा इंटरनल बस पे आ सके, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी और का आउट इनेबल मत कर देना, क्योंकि अगर आपने कर दिया तो फिर वही बात है, उसका भी डेटा फ्लो करने लग जाएगा, जो कि बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो अब इन सबको कंट्रोल पापा जी करेंगे, तो इसलिए टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट से हर जगह कंट्रोल सिग्नल्स जाते हैं मेरे बच्चे। डेटा रजिस्टर के अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर, एएलयू के अंदर चले गए, ऑफकोर्स फ्लैग के अंदर भी जाएंगे, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, स्टैक पॉइंटर में, प्रोग्राम काउंटर में, रजिस्टर फाइल में, हर जगह
कंट्रोल सिग्नल्स जाएंगे MAR में, MDR में एंड सो ऑन। तो इन सभी लाइंस का कलेक्शन को हम बोल देते हैं कंट्रोल बस, विच इज इंटरनल टू सीपीयू। ठीक है, नोट डाउन कर लो बेटा फटाफट। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, कंट्रोल बस इंटरनल टू सीपीयू, ये सिर्फ इन सब लाइंस का कलेक्शन। अच्छा, ऐसे ही अब जैसे ये समझो, एड्रेस बस से एड्रेस गया रैम के पास। अच्छा, और उसके बाद फिर मैंने क्या कहा था कि रैम से सीधा डेटा उठ के डेटा बस पे आ जाएगा, और फिर डेटा बस से हमारे पास MDR में आ जाएगा एंड सोन, हमने कर लिया। तो अब एक बात ये भी समझो, जब हम सीपीयू से एड्रेस भेज रहे हैं रैम के पास, तो अब रैम का पर्टिकुलर सेल तो इनेबल हो गया है। अब ये भी तो पता करना है, रीड करना है या राइट करना है, वो कैसे पता लगेगा? हो सकता है मेरे को डेटा कुछ राइट करना हो, सीपीयू को डेटा राइट करना चाहता हूं रैम में, तो फिर तो उसके लिए ऑफ कोर्स हमारे पास कंट्रोल बस भी होगी। तो कंट्रोल बस एक्सटर्नल टू सीपीयू होगी वो। ठीक है, तो एक्सटर्नल कंट्रोल बस कुछ ऐसे चलती होगी, और ये ऑफ कोर्स कंट्रोल सिग्नल्स भेजेगी रैम के पास। ठीक है, तो रैम के पास हम क्या भेज सकते हैं, रीड करना है या राइट करना है एंड सो ऑन। तो कंट्रोल बस एक्सटर्नल टू सीपीयू क्या होगी, वो भी ऑफ कोर्स कलेक्शन ऑफ लाइंस होंगी, वो बहुत सारी लाइंस होंगी, और वो लाइंस जारी होंगी रैम के अंदर, शायद IO डिवाइसेस में भी एंड सो ऑन। ठीक है, तो डिटेल खैर अभी आगे देख लेंगे, अभी ज्यादा नहीं, तो अभी सिर्फ रफली मैंने आपको समझा दिया, ये कंट्रोल बस होगी। अच्छा, अब कंट्रोल बस की, अब ये ध्यान रखना बेटा, ये जो बसेज होती हैं ये कलेक्शन ऑफ लाइंस होती हैं, हर एक लाइन पे एक एक बिट ट्रैवल करती है, बिल्कुल सिंपल बात ध्यान रख लेना। तो एड्रेस बस जैसे मैं कह रहा हूँ 32 बिट की है, तो 32 लाइंस होंगी, लिटरली 32 लाइंस होंगी जो MDR से कनेक्ट होंगी। ठीक है, हर लाइन पे एक एक बिट जाती है। क्लियर है एकदम? तो ऐसे ही रीड करना है या राइट करना है एंड सो ऑन, ये एक लाइन के थ्रू हो सकता है। रीड करना चाहते हो तो 0 भेज देना, राइट करना चाहते हो तो 1 भेज देना एंड सो ऑन। तो ये एक कंट्रोल एक लाइन से हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो 2 लाइन्स भी भेज सकते हो अलग अलग, एक रीड के लिए एक राइट के लिए एंड सो ऑन, वो सब अलग कहानी है, इतना खैर हमारे को जानने की जरूरत नहीं है, निर्भर सीरीज है ये, बेसिक बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, ज्यादा डाइव डीप हम नहीं कर रहे हैं चीजों में। क्लियर है एकदम? ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अब ये भी होता होगा कि चलो एक बात और समझा देता हूँ आपको चलते चलते। देखो, सीपीयू फास्ट है या रैम फास्ट है, मुझे ये समझाओ। ऑफ कोर्स रैम स्लो है, सीपीयू बहुत फास्ट है। अब मैं ना चीज़ों को लिंक करूंगा, जैसे आप जानते हो मुझे, मैं लिंकिंग करता हूँ। तो अगर आपने मेरे से कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा है, तो आपको याद आ रहा होगा, मैं बोलता था सेंडर है, ये रिसीवर है ना। अगर सेंडर मेरा काफ़ी स्लो है, रिसीवर काफ़ी फास्ट है, तो रिसीवर को वेट करना पड़ेगा, इसमें कोई वे आउट नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है इस चीज़ में। लेकिन अगर सेंडर मेरा बहुत फास्ट निकला, रिसीवर मेरा स्लो निकला, तो सेंडर तो बहुत स्पीड से डेटा भेजता चला जाएगा, और फिर रिसीवर तो ऑफकोर्स ओवरवेल्म हो जाएगा। समझ रहे हो? सेंडर बहुत स्पीड से डेटा भेज रहा है, रिसीवर उतनी स्पीड से डेटा को कंज्यूम नहीं कर पा रहा। जैसे मैं सेंडर हूँ, मैं बहुत स्पीड से डेटा बोलता चला जाऊंगा, आप रिसीवर हो, आप इतनी शायद स्पीड से कंज्यूम ना कर पाओ। चाहो तो मैं 2 दिन में सारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा दूंगा, लेकिन उतना फिर आपके अंदर रिसीविंग पावर भी तो होनी चाहिए ना, तो वो चीज़ नहीं है, तो फिर ऑफकोर्स हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेन बात वही है, सेंडर फास्ट होगा, रिसीवर स्लो होगा, तो रिसीवर विल बी ओवरवेम। तो उससे बचने के लिए मैं आपको फ्लो कंट्रोल एंड सो सब समझाया करता था, याद करो। स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट, ये सब मैं आपको पढ़ाता था कंप्यूटर नेटवर्क्स में। तो मैं मेन बात कहती थी, उसमें एक्नॉलेजमेंट आती थी, है ना। तो रिसीवर से सेंडर की तरफ एक्नॉलेजमेंट आएगी, जब एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी उसको पता लग जाएगा कि ठीक है जी, ओके रिसीव कर लिया इसने, तो फिर अगला डेटा भेजेगा एंड सो। वही बात है, सीपीयू तो ऐसे राइट कमांड्स भेजता चला जाएगा, एक बार राइट, 2 बार, बहुत सारी इकट्ठे भेज देगा। रैम इतनी कैपेसिटी है नहीं, इतनी स्पीड से वो राइट कर नहीं पाएगी, तो फिर ऑफकोर्स रैम भी एक सिग्नल भेजेगी, रेडी सिग्नल, है ना। तो अगर रैम रेडी होगी तब सीपीयू अगला राइट सिग्नल भेज सकता, मतलब राइट करने का कमांड भेज सकता है, अदरवाइज नहीं भेज सकता। तो वही चीज है। तो हमने देख लिया कि कंट्रोल बस से हमने सीपीयू से कंट्रोल सिग्नल भेजा रीड या राइट करने के लिए रैम में, ऐसी रैम से भी एक कंट्रोल सिग्नल जाएगा सीपीयू के अंदर, एक लाइन जाएगी जो कि बताएगी कि रेडी है या नहीं है। ठीक है, रैम रेडी है या नहीं, तो रेडी 1 होगा तो रैम इज रेडी, 0 होगा तो इसका अंदर वो रेडी नहीं है, वो नहीं भेज सकता। ऑफ कोर्स ये पर्टिकुलर सीपीयू की कहानी नहीं है, मैं एक जनरल कहानी आपके साथ कर रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स ये जो है चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये रीड या राइट ये सिग्नल जा रहा है ना, कंट्रोल सिग्नल सीपीयू से जा रहा है, और रेडी इधर से आ रहा है। तो ये जो है इनका कलेक्शन, इन दोनों लाइंस का कलेक्शन, ये आप बोल सकते हो कंट्रोल बस। ठीक है, और भी बहुत सारी लाइंस होंगी इसके अंदर, कंट्रोल बस में और भी बहुत सारी लाइंस होंगी। जैसे आईओ डिवाइसेस के पास हार्ड डिस्क को इनेबल करना है, डिसेबल करना है एंड सो ऑन। हार्ड डिस्क से फिर एक लाइन आएगी सीपीयू के पास कि हाँ जी डेटा ले जाओ एंड सो ऑन, इंटरप्ट सिग्नल जिसको कहते हैं एंड सो ऑन। तो बहुत सारी होती हैं, बट रफली मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो एड्रेस बस ऑफ कोर्स कलेक्शन ऑफ लाइंस है जो सीपीयू से रैम की तरफ जा रही हैं, एंड ऑफ कोर्स इसी एड्रेस बस से ही, अब इसको बस क्यों कह रहा, बोल दो सीधा लाइन से ना कर दो, लेकिन मतलब सीधा लाइन से या सीधा रैम से कनेक्ट कर दो सीपीयू को, लेकिन नहीं, इसको हम एड्रेस बस का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स ये एड्रेस बस जो है ये हमारी अलग अलग आईओ डिवाइसेस से भी कनेक्टेड होगी। ठीक है, ऐसी डेटा बस मैंने नाम रखा है, तो सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि डेटा बस रैम से डेटा लाएगा, ये डेटा बस आईओ डिवाइस से भी डेटा लेके आएगा, जैसे हार्ड डिस्क से आईओ डिवाइस, तो वहां से भी डेटा लाएगा। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ बेटा, बस
एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसपे दुनिया ट्रैवल करती है। कार आपका प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है जिसमें आप ट्रैवल करते हो, किसी और को आप नहीं बिठाओगे क्योंकि आपने पैसे भरे हैं और कार खरीदी है तो आप उसमें खुद ट्रैवल करोगे। बस पब्लिक है। तो ऐसे ये भी आप देखो ना, इंटरनल बस नाम से समझ में आता होगा, पब्लिक है ये। कोई भी आ जाएगा, अपना डेटा छोड़ के चला जाएगा, फिर कोई और होगा वो रिसीव कर लेगा एंड सो ऑन। ये सारा पब्लिक चल रहा है। ऐसे यहाँ पे भी एड्रेस बस जो है वो पब्लिक है, क्योंकि एड्रेस ट्रैवल करेगा सीपीयू से इस लाइन पे आएगा, इन लाइंस पे आएगा, और वो एड्रेस रैम में भी जा सकता है, आईओ डिवाइस में भी जा सकता है एंड सो ऑन। तो फिर किस में जाएगा किस में नहीं जाएगा, फिर वही बात है, कंट्रोल यूनिट, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। यहाँ से ऑफ कोर्स अलग अलग लाइंस निकलेंगी, है ना। जैसे मैंने आपको एक लाइन दिखा दी, ये रीड वाली, रीड राइट वाली, एक रेडी वाली एंड सो, है ना। तो ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे, ये सारी एक्सटर्नल कंट्रोल बस हो जाएगी। और जो अंदर मैंने लाइंस दिखा रखे हैं ये सारी, ये इंटरनल कंट्रोल बस हो जाएगी। कंट्रोल बस इंटरनल टू सीपीयू। ऐसी कलेक्शन ऑफ लाइंस जो बाहर जा रही हैं सीपीयू से, वो सारी एक्सटर्नल टू सीपीयू हो जाएगी। चलो खैर वापस बात पे आते हैं। हाँ जी, तो एड्रेस बस से रैम भी कनेक्टेड होगी, आईओ डिवाइसेस भी कनेक्टेड होंगे। ऐसी डेटा बस से रैम भी कनेक्टेड होगा और आईओ डिवाइसेस भी कनेक्टेड होंगे। ठीक है। पर तो मतलब डेटा जहां से भी आ रहा हो, चाहे रैम से आ रहा हो चाहे आईओ डिवाइस से आ रहा हो, वो चला जाएगा सीपीयू के अंदर। कहां पे जाएगा सबसे पहले, सीपीयू सरकार वाली बात है, कहां पे पर्टिकुलर बोलो, एमडीआर में जाएगा। फिर एमडीआर से हमारा कनेक्टेड है पूरी इंटरनल बस, उससे जहां मन करेगा मैं भेज दूंगा। स्टैक पॉइंटर में भेजना है, प्रोग्राम काउंटर में भेजना है, इंटरनल ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भेजना है, एक्यूमुलेटर में भेजना है, जहां भेजना है भेजो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इंटरनल बस पे तो आ जाए ना। रो कैसे आएगा, एमडीआर के थ्रू आएगा। ऐसी एक्सटर्नल जो एड्रेस बस है उस पर एड्रेस भेजना चाहते हो तो फिर एमईआर के थ्रू जाएगा एंड सो। ठीक है। तो एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल, डेटा बस बाई डायरेक्शनल, और कंट्रोल बस ऑफ कोर्स बाई डायरेक्शनल आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इंडिविजुअल लाइंस जो है वो यूनिडायरेक्शनल होंगी, ध्यान रख लेना। जैसे सीपीयू से एक तार जा रही है रैम के अंदर, फिर रैम से एक तार जा रही है सीपीयू के अंदर एंड सो। अब ये अब बोलोगे कि सर तार की डायरेक्शन थोड़ी, तो तार तो कनेक्शन है, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन डायरेक्शन मतलब करंट जो फ्लो करेगा वो एक डायरेक्शन में करेगा, सीपीयू से रैम की तरफ या रैम से सीपीयू की तरफ। वायर पे जो कंट्रोल बस की वायर होंगी वो ऐसी होंगी, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। ओके। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कंट्रोल बस यूनिडायरेक्शनल के बाई डायरेक्शनल, लेकिन इंडिविजुअल लाइंस यूनिडायरेक्शनल। ऐसी डेटा बस बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ डेटा ट्रैवल करता है, सीपीयू से रैम में, रैम से डेटा में, रैम से सीपीयू में, सीपीयू से रैम में। ऐसे सीपीयू से आईओ डिवाइसेस से सीपीयू में एंड ऑन, डेटा बस के थ्रू। और एड्रेस बस से एड्रेस ट्रैवल करता है, बट वो यूनिडायरेक्शनल होगी, सिर्फ सीपीयू के पास ताकत है एड्रेस जनरेट करने की, वो एड्रेस जनरेट करेगा रैम का या आईओ डिवाइसेस का जो भी है। ठीक है। चलो खैर, तो इसको थोड़ा फेयर बना तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। सीपीयू, दिस इज योर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये चलो बाहर लिख देंगे, प्रॉपर एक ऐसे बना देता हूं, MAR। ये जो मैंने डब्बा बनाया, दिस इज योर सीपीयू। MAR से एड्रेस बस चलती है यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। फिर एक MDR है, उससे डेटा बस चलती है बाई डायरेक्शनल। और फिर टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट से वही कंट्रोल बस चल रही है जो कि बाई डायरेक्शनल है, लेकिन इंडिविजुअल लाइंस आर यूनिडायरेक्शनल। तो आप उसको ऐसे दिखा सकते हो, एक ऐसे एक ऐसे। तो ये कंट्रोल बस है ऐसे। ठीक है। दिस इज द कंट्रोल बस, दिस इज द डेटा बस एंड दिस इज द एड्रेस बस। एड्रेस बस से आप समझ सकते हो हमारी मेमोरी कनेक्टेड है और आईओ डिवाइसेस भी कनेक्टेड है, रैम भी और आईओ डिवाइसेस भी। एम लिख रहा हूँ, मेमोरी। ऐसी डेटा बस से ऑफ कोर्स मेमोरी भी कनेक्टेड है और आईओ डिवाइसेस भी कनेक्टेड है। बाई डायरेक्शनल है ना, क्योंकि डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल। ऐसी कंट्रोल बस तो सब में जा ही रही है। ठीक है। कंट्रोल बस तो अब उसको हम कैसे दिखाएं, आप समझ पा रहे हो, बस कंट्रोल बस से कंट्रोल लाइंस जा रही होंगी, मेमोरी में भी, आईओ डिवाइसेस में भी एंड सो ऑन। इसको चलो ऐसे दिखा देते हैं कंट्रोल बस को ना, थोड़ा ऐसे दिखा देते हैं। सीपीयू से एम में ऐसे, इधर आईओ डिवाइस में और ऐसे। तो इन चारों लाइंस का कलेक्शन हमारा कंट्रोल बस हो जाएगी, ऐसे समझ लो रफली। ठीक है। तो सीपीयू से एक तार गई मेमोरी में, है ना, और फिर एक तार मेमोरी से सीपीयू के अंदर गई है ना। एक तार आईओ डिवाइस, सीपीयू से आईओ डिवाइस में गई है और एक आईओ डिवाइस से सीपीयू के अंदर गई है। डायरेक्शन देख लेना, और इन सब तारों का कलेक्शन कंट्रोल बस कहला दिया जाएगा आउटसाइड द सीपीयू। बस ऐसा कुछ है। ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा एड्रेस बस, डेटा बस, ये सब चीजें क्या है और बेसिक कंपोनेंट्स क्या है सीपीयू के, वो समझ में आ चुका होगा। माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, है ना। ये जो हमने जिस तरीके से दिखाया ना बेटा, इसको बोलते हैं RTL, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर जैसे हम कर रहे हैं। तो माइक्रो ऑपरेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय RTL, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। ठीक है। दिस इज वन माइक्रो ऑपरेशन। डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगा, ज्यादा अभी फिर बहुत लंबा खींच जाएगा लेक्चर, और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन एक लेक्चर में दे दूंगा तो आप परेशान हो जाओगे। तो इतना ही रख लेते हैं इस लेक्चर में, यहीं से आगे फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा और कुछ कुछ बातें करेंगे। ठीक है। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय।
हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है? आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।